नमस्कार दोस्तों, परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से और सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया के लोग, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, इससे विशेषकर बरसात के दिनों में डे टू डे वाकिफ होते हैं एक देश के बारे में जिनका नाम है नेपाल। आज हम नेपाल के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, भारत और नेपाल के मध्य संबंधों को लेकर। तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये देखिए, ये नेपाल का मैप है। क्या है ये? नेपाल का मैप है। और नेपाल का मैप है, यहाँ पर देखते हैं कि इसका बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं, इधर से उत्तराखंड है। क्या है? यहाँ से उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश, ये जो नेपाल के बॉर्डर स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो नेपाल के बॉर्डर पर बसे हुए भारत के स्टेट हैं। अब देखते हैं कि नेपाल ज्योग्राफिकली, इंडिया भौगोलिक रूप से इंडिया के उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। क्या? कि भौगोलिक रूप से नेपाल इंडिया के उत्तर में बसा हुआ एक देश है, एक स्वतंत्र देश है जो लैंड लॉक्ड है, अर्थात यहाँ कहीं पर इसका समुद्री सीमा नहीं है। एक तरफ इसके नेपाल के उत्तर में चाइना है, नेपाल के दक्षिण में भारत है, फिर पूरब में भारत है, पश्चिम, तीन तरफ से नेपाल इंडिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से नेपाल चाइना से घिरा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भौगोलिक रूप से सिर्फ यह भौगोलिक रूप से भारत के नज़दीक नहीं है, भारत के साथ इसका रोटी बेटी का भी संबंध है, अर्थात भारत के साथ इसके सांस्कृतिक संबंध भी है। क्या है? भारत के साथ इसका ऐतिहासिक विरासत भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1816 से 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ इसका संधि हुआ था। उससे पहले ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह एक स्वायत्त राज्य था। क्या था? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यह एक स्वायत्त राज्य था। और 1816 की संधि किसके साथ हुआ था? इसका ब्रिटिश भारत के साथ। और उसमें यह एक स्वतंत्र देश के रूप में एज ए नेपाल जाना जाने लगा। इससे पहले भी यह स्वायत्त था। और 1816 में सुगौली की संधि होती है, किसके साथ? ब्रिटिश भारत के साथ, अर्थात अंग्रेजों के साथ। तो भौगोलिक रूप से इंडिया के नॉर्थ में रहने पर अब इसका देखते हैं कि आबादी, इसकी आबादी अप्रॉक्स लगभग नेपाल की आबादी 3 करोड़ है। इसका पॉपुलेशन कितना है? इसका पॉपुलेशन 3 करोड़ के लगभग है, जिसमें से पहाड़ी एवं मधेसी हैं। पहाड़ी एवं मधेसी हैं। मधेसी कौन है? जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो जाकर नेपाल में बस गए हैं, तराई क्षेत्रों में बस गए हैं, उन्हें मधेसी बोला जाता है, जिनका कि व्यापार पर पूर्णतया पकड़ है। क्या है? जिनका व्यापार पर पूर्णतया पकड़ है। अब देखते हैं कि 1816 की सुगौली की संधि के पश्चात, अब फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत की आजादी के पश्चात भारत का नेपाल के साथ संबंध, कि भारत का नेपाल के साथ संबंध, तो 1950 में भारत एवं नेपाल के मध्य एक संधि हुआ। क्या हुआ? भारत और नेपाल के मध्य एक संधि हुआ, जिसमें ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ओपन बॉर्डर है। क्या है? ये ओपन बॉर्डर है। और दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो, उदाहरण कि 2 देशों के मध्य खुला बॉर्डर है, जहां पर आने जाने पर कोई वीजा नहीं लगता। तो भारत एवं नेपाल के मध्य जो संधि हुआ, संधि के अनुसार कि दोनों देशों में आने जाने पर कोई वीजा नहीं है, अर्थात बेरोक टोक एक देश के नागरिक दूसरे देशों में जा आ सकते हैं।
फ्री ट्रेड है, अर्थात कोई कस्टम, कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, फ्री ट्रेड दोनों देशों के बीच। इसके अलावे नेपाल नेपाल 1950 में की जो संधि हुई थी, उस संधि के अकॉर्डिंग कि विदेश नीति से संदर्भित अगर कोई डिसीजन लेगा तो उसमें यह भारत से सलाह लेगा। क्या? विदेश नीति से संदर्भित अगर नेपाल कोई सलाह, कोई डिसीजन लेगा, कुछ करेगा, तो इसमें यह आवश्यक रूप से भारत से सलाह लेगा। इस मुद्दे को लेकर कि अर्थात यहां पर जो गाइडेड वर्ड था, इस वर्ड को लेकर दोनों के मध्य क्या हुआ? विवाद हुआ। क्या हुआ? विवाद हुआ। विवाद क्या? ये प्रतिरोध, विरोध कर रहा था। तो 2007 में इस चीज में सुधार कर दिया गया। विरोध का कारण क्या था कि 2007 में जो गाइडेड वर्ड था, निर्देशित शब्द को हटा दिया गया। शब्द को हटा दिया गया, हटा के अर्थात सुधार किया गया। क्योंकि विदेश नीति में भारत से वो सलाह और मशवरा लेगा तो कहीं ना कहीं ये नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, तो उसके संप्रभुता पर, उसके संप्रभुता के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था कि जब नेपाल संप्रभु राष्ट्र है तो ये भारत से सलाह मशवरा क्यों करेगा, भारत से पूछ के कोई निर्णय क्यों लेगा, अर्थात उसकी संप्रभुता की औचित्यता का सवाल था। तो इस चीज को भारत ने क्या किया? 2000 में सुधार करके निर्देशित शब्द को हटा दिया गया। और इस शब्द के हटाने के साथ ही भारत एवं नेपाल के मध्य 1950 में जो दोनों देशों के मध्य संधि हुआ था, उस संधि को लेकर जो विवाद थे, वो विवाद खत्म हो गया। अब चलते हैं नेपाल के आंतरिक स्थिति पर चर्चा करते हैं कि नेपाल की आंतरिक स्थिति क्या है। देखते हैं विशेषकर पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से 1950 से 91 तक या कहें 91 से पहले की स्थिति, 91 से पहले की स्थिति राजा यहां पर नेपाल में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था, मोनार्की। और राजतंत्र में राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता था। और एक तरफ सर्वोच्च बिंदु पर बैठा हुआ राजा था और दूसरी तरफ यहाँ की राज्य की जनता थी। क्या थी? राज्य की जनता और व्यापारी वर्ग, और राजा यहाँ की चाहे न्यायपालिका हो, पालिका, कार्यपालिका, सेना, सबको कंट्रोल कौन करता था? सबको कंट्रोल राजा करता था। सबको कंट्रोल कौन करता था? सबको कंट्रोल राजा करता था। और राजा का निवास स्थान कहां होता था? नारायण हिति पैलेस, नारायण हिति पैलेस। 1991 में आने के पश्चात अब पूरी दुनिया में क्या होता है कि एक नई बयार बहती है। और चूंकि नेपाल के जो राजा थे वो लिबरल स्वभाव के थे, उदार स्वभाव के थे, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम लोकतंत्र को अपने नेपाल में लाएं, लोकतंत्र को क्या करें, वहां नेपाल, लोकतंत्र को नेपाल में लाएं। तो 1991 में पॉलिटिकली देखते हैं एक ट्रांजिशन का फेज आता है नेपाल में कि राजतंत्र से ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? ये संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अब संवैधानिक राजतंत्र के तहत देखते हैं कि यहां पर सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट तो राजा रहता है। संवैधानिक राजतंत्र के तहत हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट तो किंग होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट पर पीएम हो जाते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम हो जाते हैं। तो 1991 में नेपाल में लोकतंत्र आता है और वहां पर लोकतंत्र आने के साथ ही राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में चेंज हो जाता है। अर्थात वहां के हेड ऑफ स्टेट राजा थे
और हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां के पीएम हो गए। कौन हो गए? हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां के पीएम हो गए। राजा, लेकिन सेना की जो सेना को कंट्रोल, हेड ऑफ स्टेट राजा के रहने के बावजूद भी सेना को कंट्रोल करने का पावर गवर्नमेंट को ना देकर राजा करते थे। सेना को कंट्रोल कौन करते थे? राजा करते थे। ये स्थिति वहां पर चल रही थी। लेकिन एक सन 2000 अगस्त का महीना था, सन 2000 में नेपाल के राजनिवास में, नारायण हिती निवास महल में एक घटना घटी कि रात को खाने के दरमियान राज परिवार के सारे सदस्य की हत्या हो जाती है और आरोप युवराज पर लगता है। क्या होता है? आरोप युवराज पर लगता है कि युवराज ने सबको मार के खुद भी लास्ट में आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये इन चीजों से वहां की जनता इत्तेफाक नहीं रखती थी। उन लोगों का था कि इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्योंकि वहां की जनता भावनात्मक रूप से अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। तो जब राजनिवास में राजा की सपरिवार हत्या हो जाती है और इसका सही तरीके से वहां पर जांच नहीं होता है, तो वहां की जनता में जो दूसरे राजा बने थे, वहां की जनता का उनके प्रति क्या होता है? उनके प्रति घृणा बढ़ने लगती है। उन जो राजा के राजतंत्र के प्रति जो लगाव था, अब राजतंत्र के प्रति लगाव क्या होता है? दूर हो जाता है। तो इस दरमियान पूरे नेपाल में दो तरह की विचारधारा चल रही थी। एक मार्क्सवादी विचारधारा और दूसरा एक लोकतंत्र समर्थक। तो यहाँ पर राजा के प्रति जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनका वो भी उनका विरोध कर रहे थे। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे, वो भी उनका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर राजा, जो वहाँ के पहले वाले राजा के मरने के पश्चात जो दूसरे राजा आए, तो उस राजा के खिलाफ वहां पर विद्रोह फैला, मूवमेंट एक तरह से चला कि राजा गद्दी छोड़ो, आप गद्दी छोड़ो। यहाँ पर चूंकि आपसे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर शासन की व्यवस्था बदलनी चाहिए, तरीके बदलने चाहिए और आप गद्दी छोड़ो। और इसको लेकर जो मूवमेंट चला वो हिंसक हो गया। क्या हो गया? वो वायलेंट हो गया। वायलेंट हो जाने के पश्चात 2005 में क्या होता है? 2005 में सीपीए लागू होता है। क्या होता है? सीपीए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट। पीस एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट के तहत वहां के राजा को कहा गया कि आप गद्दी छोड़कर अलग हटे। और आप उनके हटने के पश्चात पूरा, और ये जो मार्क्सवादी एवं लोकतंत्रवादी में दोनों में ये समझौता हुआ कि राजा के हटने के बाद आपस में लोकतांत्रिक तरीके से नए शासक का चयन होगा। क्या? लोकतांत्रिक तरीके से नए शासक का चयन होगा। चूंकि वहां लोकतंत्र समर्थक और मार्क्सवादी जो समर्थक थे, दोनों मिलकर मूवमेंट राजा के खिलाफ चला रहे थे, जो नए वाले राजा थे। तो अंततः राजा को हटना पड़ा और राजा के हटने के पश्चात वहां पर फ्रेश चुनाव होता है। फ्रेश चुनाव होने के पश्चात देखते क्या है कि वहां पर रामवरण यादव, नए संविधान का निर्माण होता है। राजा के हटने के बाद, क्या होता है? नए संविधान सभा का, नए संविधान का निर्माण होता है। नए संविधान का निर्माण होता है और चुनाव भी होता है। चुनाव के पश्चात रामवरण यादव ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट अर्थात ये हेड ऑफ स्टेट हो गए, ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट हो गए। अर्थात पहले जो राजा हेड ऑफ स्टेट होता था, अब क्या हुआ? राजा को पूर्णतया सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब लोकतंत्र में राजा की कोई भूमिका नहीं रही। अब उस जगह पर जो भारत में प्रावधान है कि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा, तो वहां पर नेपाल में भी प्रेसिडेंट का पोस्ट लाया गया और पहला प्रेसिडेंट रामवरण यादव बने और पुष्प कमल दहल या प्रचंड ये प्रधानमंत्री के पद पर आए। लेकिन ये संविधान सभा, जो नई संविधान सभा थी, आंतरिक गतिरोध के कारण, क्या? आंतरिक गतिरोध के कारण बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए। 2012 में आकर ये 2008 में आया।
2008 में, और 2012 में 12-13 के आसपास यह संविधान सभा भंग कर दी गई। संविधान सभा भंग कर दी गई और इसकी जगह पर एक नए संविधान सभा का गठन हुआ। नया संविधान सभा ने नया संविधान का गठन, इस नए संविधान को बनाया जो 2015 में लागू हुआ। 2015 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन नए संविधान से मधेसी समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं थे। मधेसी समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट नहीं, क्यों संतुष्ट नहीं थे? कि इसमें जो प्रावधान किया गया था संघीय प्रणाली के तहत प्रतिनिधित्व तो चूंकि संघीय प्रणाली के तहत जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था, तो जो तरीका अपनाया गया उस तरीके में जो मधेसी समुदाय के लोग थे, इनकी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी इनके सीटों की संख्या घट रही थी। तो इनका कहना था कि जो पैमाना आप अन्य लोगों के लिए कर रहे हो, चूंकि हम भी आपके नागरिक हैं, सेम पैमाना आप हमारे लिए भी करो। दूसरा मुद्दा था नागरिकता को लेकर। नागरिकता अर्थात नेपाल में नेपाली मूल के बच्चे ही वहां आगे चलकर वहां पर राष्ट्रपति या वहां पर किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकते हैं। अर्थात जिनके माता और पिता दोनों नेपाली मूल के हों, उनके बच्चे ही क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उस पर जाकर बैठ सकते हैं। अर्थात जिन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त की है, अगर वो चाहें कि हम किसी संवैधानिक पद पर जाएं, तो उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, अर्थात उनको रोक दिया गया। तो इस बात से वहां के मधेसी समुदाय बहुत ही रुष्ट थे और संतुष्ट थे। तो उन्होंने इन चीजों के खिलाफ बहुत दिनों तक आंदोलन चलाया। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इन सारी चीजों को होने के बावजूद, चूंकि इन सारी चीजों को होने, ये एरिया जो है ये नेपाल है। नेपाल, इधर चाइना है, यहां पर उत्तराखंड है, यहां पर यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। अब यहां पर देखते हैं कि ये सारा उसकी आंतरिक स्थितियों को हमने समझ लिया। अब भारत के साथ इसके क्या रिलेशन है, तो अभी हाल फिलहाल में देखते हैं कि पिछले साल अभी वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। तो केपी शर्मा ओली जब तक भारत की सांस्कृतिक अस्मिता हो या जो भी चीजें हो, उनके खिलाफ बोलते रहे। वो माओवाद के या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित नेता हैं। तो पिछले साल नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर 3 क्षेत्रों को नेपाल में दर्शाया। 3 क्षेत्रों को नेपाल में दर्शाया। ये 3 क्षेत्र क्या हैं? लिम्पियाधुरी, लिपुलेख और काला पानी। और ये तीनों जो एरिया है स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो एरिया है नेपाल का, ये उत्तराखंड वाले, यहाँ इस एरिया से ये एरिया बिलोंग करता है। ठीक है, अब है कि जब भारत से इसकी बातचीत हुई तो भारत ने कहा कि नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरी, लिपुलेख और काला पानी ये सब जब सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि में ये सारा का सारा क्षेत्र नेपाल में था। भारत का कहना है कि सुगौली की संधि को अपदस्थ करके 1950 में भारत और नेपाल में जो संधि हुई थी, तो 1950 के संधि के माध्यम से सुगौली की संधि अपदस्थ होगी। ठीक है, अब सुगौली की संधि का इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। अभी का इंपॉर्टेंस क्या है? 1950 में भारत और नेपाल के बीच 1950 में जो संधि हुआ था, अभी उसका महत्व है। और 1949-50 में जो भारत और नेपाल के मध्य संधि हुआ था, उस संधि के माध्यम से सुगौली की संधि को अपदस्थ कर दिया गया। अर्थात ये जो है वो हम सुगौली की संधि के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, इसे हम 1950 की संधि के अकॉर्डिंग देखेंगे। उस संधि के अनुसार ये भारत का हिस्सा है। क्या है? उस अनुसार ये भारत का हिस्सा है। दूसरी बात, यहां पर इस बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में जो मैदानी भाग है
वहां पर बॉर्डर पर क्या होता है, पिलर गड़ा हुआ है, क्या खुला खुला सीमा पिलर गड़ा हुआ है। ये क्या करते हैं, जब तक इस पिलर को उखाड़ के बिहार की तरफ बढ़ा देंगे, अर्थात कुछ दूरी आगे बढ़ा देंगे। यहां पर भी ये करते हैं, इसे लेकर जब तक विवाद होते रहता है। और यहाँ की बहुत, और नेपाल में बहुत सारी जो नदियां बहती हैं वो पुनः बिहार की तरफ मुड़ के और लास्ट में गंगा में मिलती हैं। तो इस कारण यहाँ पर भी जो नदी को लेकर दोनों के मध्य जो समझौता है, तो उस कारण भी विवाद है। तो यहां पर देखते हैं कि अब भारत और नेपाल, तो चूंकि भारत बहुत सारे मामलों में गुजराल डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है, अर्थात एक तरफा रियायत देता है नेपाल को, क्या करता है, एक तरफा रियायत देता है नेपाल को, और नेपाल इसका लुत्फ भी लेता रहा है। क्या किया है, नेपाल इन चीजों का लुत्फ भी लेता रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि नेपाल में जो दो आबादी है, क्या, मधेसी और वहां के पहाड़ी। तो मधेसी तो बिहार और यूपी के जो लोग गए हुए लोग हैं वो हैं। पहाड़ी जो लोग हैं वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या है कि इंडिया आते हैं, और इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो दरबान की नौकरी हो या अन्य कोई कामकाज हो, वो कामकाज वो करते हैं और यहाँ से कमाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की नौकरी छोड़कर सारी नौकरियों में वो भाग लेते हैं। गोरखा रेजिमेंट उनके लिए स्पेशल रेजिमेंट बनाया गया, जहां पर वहां के नेपाल के जो गोरखा लोग होते हैं वो वहां पर बहाल होते हैं। तो भारत में इनके लिए बहुत सारी सहूलियतें दी गई है। और जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए 2014 में, तो 2014 में वो जब नेपाल का भ्रमण किए, तो उन्होंने 4C कंसेप्ट दिया था। क्या दिया था, मोदी जी द्वारा 4C का कंसेप्ट। 4C क्या है, कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन। भारत कोऑपरेशन, अर्थात भारत अपने तरफ से नेपाल को सहायता के लिए किसी भी स्तर पर जो उसे जरूरत पड़े, भारत अपने तरफ से पूरा कोऑपरेट करता है। विशेषकर पंचेश्वर विकास प्राधिकरण बनाने, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके लिए क्या करता है, फंड की व्यवस्था करता है। भारत की तरफ से फंड की व्यवस्था की गई है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जितने पुलिये हैं, पुलियों के निर्माण के लिए कहा गया कि जितने भी पुलिये उसका मरम्मत कराया जाए, उसे बनाया जाए, निर्माण किया जाए। तो पुलियों के निर्माण के लिए, अर्थात चाहे रोड लिंक हो या ये नदी के माध्यम से या जो भी लिंक हो, उस लिंक को डेवलप करने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए जो भी फंडिंग होती है, भारत की तरफ से कहा गया है कि एक तरफा फंडिंग। कल्चर, नेपाल में भी बहुत संख्यक हिंदू हैं, और कल्चर हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से हम दोनों एक साथ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों क्या रहे हैं, एक साथ रहे हैं। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। तो यहां पर देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए 25 करोड़ रुपया भारत ने क्या किया था, डोनेट किया था। इसके साथ ही साथ कल्चर को और मजबूत करने के लिए, चाहे वो हिंदू वाला कल्चर हो या बौद्ध कल्चर हो, तो देखते हैं कि काठमांडू से दिल्ली, बनारस को जोड़ा गया, अयोध्या से जनकपुर को जोड़ा गया। और इसके साथ जोड़ा ही नहीं गया, जो आने जाने वाले लोग रहेंगे तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कि पुलिसों के मध्य भी क्या हुआ, पैक्ट हुआ कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि कल्चरी वो बस के माध्यम से भी हम एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास कर रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के उद्धार के लिए वहाँ 25 करोड़ का डोनेट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया।
इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उन्हें किसी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता है तो कहा गया कि अगर आप कहेंगे तो हम उसमें भी अपना एक्सपर्ट आपको मुहैया कराएंगे। ठीक, ये तो हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया 4C कंसेप्ट। इसके अलावा देखते हैं कि नेपाल की जरूरत की 60%, नेपाल की जरूरत की 60% वस्तु कौन देता है? भारत देता है, भारत देता है। नेपाल के डेवलपमेंट के लिए भारत क्या किया है? वहां पर इन्वेस्ट किया है, भारत इन्वेस्ट किया है। नेपाल के पर्यटन का जो पर्यटन, नेपाल को पर्यटन के माध्यम से जो आमदनी होती है, किसके माध्यम से होती है? नेपाल को पर्यटन के माध्यम से आमदनी जाता कौन है? भारतीय लोग। तो हम वहां पर देख रहे हैं कि हम और 60% वस्तु, विशेषकर जो पेट्रोल, गैस ये भारत द्वारा ही दिया जाता है। इतना हम देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए 2015 में BBIN जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या था? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अर्थात इन चारों देशों को आपस में रोड लिंक के माध्यम से जोड़ दिया गया, जिससे नेपाल का औद्योगिक विकास हो सके, वो अपने ट्रेड का डेवलपमेंट कर सके। लेकिन यहां पर देखते हैं कि नेपाल द्वारा रह रह के जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती है कि वो भारत से ज्यादा क्या करना चाहता है? बार्गेनिंग करना चाहता है, जबकि भारत एक तरफा उसे रियायत देता है। वो क्या करता है? बार बार चीन की आड़ लेकर भारत को धौंस देता है। क्या करता है? चीन की आड़ लेकर धौंस देता है, और चीन की आड़ लेने में धीरे धीरे नेपाल में चीन चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। ISI का वहां पर जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। और भारत सरकार को इस मामले में सचेत होकर रहना होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। हम अपनी किस्मत को तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। ठीक, तो हम जब अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते तो हम उनके साथ बेहतर संबंध, सहयोग, इस पर चल। लेकिन इस बात का ध्यान नेपाल को भी रखना होगा। क्या? इस बात का ध्यान नेपाल को भी रखना होगा कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हमारे अच्छे और बुरे वक्त चाहे कितना, जब देखते हैं 2015 में भूकंप, 2015 के भूकंप में सबसे पहला देश भारत था जो वहां पर सहायता लेकर पहुंचा था, जो सहायता लेकर पहुंचा था। तो नेपाल को भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि भारत के विशेषकर वैसे हितों पर चोट ना करें जो उनकी, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, भारत से उसे भी सहयोग करना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को जानने के लिए, समझने के लिए परीक्षा जंक्शन से जुड़े। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।